टॉपिक है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है? केल्विन प्लांक के अनुसार, केल्विन प्लांक एक वैज्ञानिक था, उसके अनुसार उसने ये कहा कि ऐसे कोई ऊष्मीय इंजन का निर्माण करना असंभव है जो किसी भी चक्रीय प्रक्रम में गुजारने के बाद वो उसकी संपूर्ण ऊष्मा उसको दी गई संपूर्ण ऊष्मा को वो कार्य में परिवर्तित कर दे। ऐसा कोई भी ऊष्मीय इंजन का निर्माण करना असंभव है जो किसी भी चक्रीय प्रक्रम से गुजारने के पश्चात उसको दी गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। ऐसा कोई ऊष्मीय इंजन का निर्माण करना असंभव है। इसे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे हमें ऊष्मा ले और उसका ताप नियत हो, और ऐसा कोई सिंक नहीं है जिसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए लेकिन उसके ताप में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, ये ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है। देखिए अगला टॉपिक है कार्नोट ऊष्मा इंजन। कार्नोट नामक के वैज्ञानिक ने एक ऐसे ऊष्मीय इंजन की परिकल्पना की जिसकी दक्षता 100% है, अर्थात उसको जितनी ऊष्मा दी जाएगी वो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ऊष्मीय इंजन को कार्नोट ऊष्मा इंजन कहते हैं। कार्नोट नामक के वैज्ञानिक ने ऐसी कल्पना की कि ऐसा ऊष्मीय इंजन बनाया जा सकता है जिसकी दक्षता 100% हो, अर्थात उसे जितनी ऊष्मा दी जाती है वह संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ऊष्मीय इंजन को कार्नोट ऊष्मा इंजन कहते हैं। कार्नोट ऊष्मा इंजन में जो कुछ कार्यकारी पदार्थ हैं, जैसे स्रोत, क्या है? फर्स्ट है स्रोत। क्या है? स्रोत। स्रोत क्या होता है? एक ऐसा सिलेंडर जिसकी तीनों ओर की भुजाएं कुचालक होती हैं, तीनों ओर की भुजाएं कुचालक होती हैं और उसकी ऊपरी भुजा एक सुचालक होती है, जिसकी तीनों ओर की भुजाएं कुचालक होती हैं तथा एक तरफ की भुजा, ऊपरी भुजा क्या होती है? सुचालक होती है। उसे हम कहते हैं स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं उसे हम। ठीक है। दूसरा उसमें आता है स्टैंड। सेकंड, फर्स्ट है स्रोत, सेकंड है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड क्या होती है? एक ऐसी स्टैंड जिसकी चारों भुजाएं कुचालक हो, उसे कुचालक स्टैंड कहा गया है। ये कुचालक स्टैंड पर हमें सिलेंडर को रखकर कार्य कराया जाता है। ठीक है। तीसरा आता है सिंक। तीसरा क्या आता है? सिंक। सिंक होता है। क्या होता है? सिंक। सिंक की भी क्या है? एक ऊपरी सतह सुचालक होती है और 3 सतहें क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इसको सिंक को कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए, कितना भी ऊष्मा दे दी जाए, लेकिन इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। ये सिंक है। इसकी एक भुजा क्या है? सुचालक। ठीक है। इसे कितना भी ताप दे दिया जाए लेकिन इसका ताप क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। इसका ताप मान लीजिए T2 है तो T2 ही रहेगा, इसका ताप T1 है तो T1 ही रहेगा। एक होता है कार्यकारी पदार्थ, चौथा है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ क्या होती है? एक ऐसा सिलेंडर जिसकी 3 भुजाएं कुचालक हो और
उसके नीचे की तरफ की सतह सुचालक हो, जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन, जिससे हमें उसमें आगे पीछे उसको खिसका सकते हैं। ये सभी सतहें क्या होती हैं? कुचालक। और एक सतह क्या होती है? चालक। ये क्या है? स्रोत। ये क्या होता है? स्टैंड। ये है सिंक, और ये है कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, इसमें कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। वापिस समझिए, स्रोत, इसको थोड़ा सा वो कर दिया था। देखिए स्रोत क्या है? ऐसा माने ऐसे पदार्थ जिससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए लेकिन उसके ताप में, जिसे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए लेकिन उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम स्रोत कहते हैं। जिससे हम कितनी भी ऊष्मा ले लें लेकिन उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप T1 है, हम इससे कितनी भी ऊष्मा, जैसे सूर्य है, कितनी भी ऊष्मा लो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो स्रोत है। ठीक है, इस स्रोत को तीन भुजाएं क्या होती हैं? कुचालक, और एक भुजा जो ऊपरी सतह है ये इसकी क्या है? सुचालक है। ये स्रोत बनाया है। ये काल्पनिक कार्नो ऊष्मा इंजन था, ये कल्पनाओं के आधार पर था, ऐसा कोई वास्तविक में बना नहीं है, लेकिन कल्पनाओं के आधार पर। दूसरा था उसने स्टैंड लिया, ऐसा स्टैंड लिया जिस पर हमें जो सिलेंडर को रखकर उस पर पिस्टन को आगे पीछे खिसका सकते हैं, ऐसा सिलेंडर मानी ऐसा स्टैंड जो जिसकी चारों भुजाएं क्या थी? कुचालक थी। एक था सिंक ऐसा स्रोत जिसे कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए, ऐसा पदार्थ जिसे कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए लेकिन उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सिंक कहते हैं। सिंक की तीन भुजाएं कुचालक हैं और ऊपरी सतह क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, और एक है कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं जिसकी नीचे की सतह चालक और अन्य सतह क्या होती है? कुचालक, और इस पर एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ठीक है, अब कार्य देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कार्नो ऊष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य। कार्नो ऊष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य का ज्ञात करने के लिए कार्नो नामक के वैज्ञानिक ने एक ऐसा ऊष्मीय इंजन की कल्पना की जिसकी दक्षता 100% होती है। ऐसे उसमें अर्थात उसने ऐसे स्रोत की कल्पना की जिससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए लेकिन उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एक ऐसे सिंक की कल्पना की जिसे कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए लेकिन उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें देखिए कार्नो ऊष्मा इंजन का कार्य ज्ञात करने के लिए दाब और आयतन के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, और एक चक्रीय प्रक्रम में मान लीजिए एक बिंदु था जहां पर दाब P1, आयतन क्या था? V1 से लेकर बिंदु A से वो चक्रीय प्रक्रम में B पर जाता है, B से C पर जाता है, और C से D पर, और D से वापस A पर आता है। ऐसे इसका B पर इसका जो बिंदु थे निर्देशांक बिंदु P2 और V2, इस पर निर्देशांक बिंदु थे P3 और V3, इस पर D बिंदु पर निर्देशांक बिंदु P4 और V4 हमारे पास थे। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि कार्यकारी पदार्थ जैसे सिलेंडर उसने लिया, उस सिलेंडर को पहले स्रोत पर रखा और स्रोत से उसने ऊष्मा ली। स्रोत से ऊष्मा ली तो उसमें कार्य किया गया, लेकिन उसने ऐसा स्रोत माना जिसका ताप नियत रहता है, जिससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए लेकिन उसका ताप क्या रहता है? नियत। अर्थात जो प्रक्रम हुआ, जो समतापीय प्रक्रम हुआ। कैसा प्रक्रम हुआ? समतापीय। मान लीजिए इसका ताप यहाँ पर T1 था तो ताप यहाँ पर भी क्या है? T1 ही है। माने प्रक्रम समतापीय प्रक्रम में उसने जो कार्य किया उस कंडीशन में, तो देखिए समतापीय प्रक्रम में कार्य, फर्स्ट में समतापीय प्रक्रम में कार्य है। तो कार्य क्या किया? मानी कार्यकारी पदार्थ जो था सिलेंडर था उसको हमने स्रोत पर रखा और स्रोत से ऊष्मा लिया। ऊष्मा लिया तो उसमें जो कार्य किया
तो समतापीय प्रक्रम में कार्य कहलाएगा। वो कार्य क्या है? W1। वो हमारे पास क्या था? W1 2.303, जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, N R और T ताप है, यहाँ पर क्या है? T1, ठीक है, लॉग। अब हमारे पास आयतन में परिवर्तन हुआ है V1 से V2 तक, अर्थात V2 अपॉन V1। ये समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास प्राप्त हुई है, जो हमने पहले बता चुके हैं कि समतापीय प्रक्रम में कार्य करता है तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम इस रूप में लिखते हैं। उसके बाद में उस सिलेंडर को हमने स्टैंड पर रखा, स्टैंड पर रखकर उसके पिस्टन को ऊपर की ओर खींचा, खींचने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, उसके कारण कार्य हुआ। लेकिन स्टैंड क्या थी? कुचालक थी, इसलिए जो प्रक्रम था, जो रुदोष प्रक्रम था, अर्थात न तो निकाय को ऊष्मा दे रहे थे न निकाय से ऊष्मा ले रहे थे, उस कंडीशन में, अर्थात दूसरा जब हमने B से C तक गए, माने उसके आयतन में परिवर्तन हुआ V2 से V3 तक, दाब में P2 से P3, और ताप में परिवर्तन हो गया T1 से लेकर T2। क्योंकि रुदोष प्रक्रम था तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हुई होगी? कमी हुई होगी, माने उसके तापमान में क्या हुआ होगा? कमी थोड़ा बहुत रहा होगा। तो कार्य कैसा रहा? रुदोष प्रक्रम में। तो सेकंड कार्य रहा कैसा रहा? रुदोष प्रक्रम में, रुद्रोष प्रक्रम में कार्य। रुद्रोष प्रक्रम में जो कार्य होगा वो हमने मान लिया W2 है। कितना है? W2। वो हमारे पास होता है, वो क्या होता है? R1 माइनस गामा, और क्या था हमारे पास? T2 माइनस T1। ये कार्य था। ये समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया इसको? 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? सिलेंडर को, माने हमने पिस्टन को ऊपर की ओर खींचा, फिर हमने क्या है? उसको सिंक पर रख दिया। कहाँ रख दिया? सिंक पर। सिंक पर रखा और हमने उसको क्या है? जो उस पिस्टन को वापस नीचे की ओर दबाया, तो उसके कारण मानी जो ऊष्मा उसने प्राप्त की थी, कार्य किया, ऊष्मा के कारण वो कार्य उसने सिंक को दे दिया। लेकिन सिंक ऐसा कल्पना की कारणों ने कि ऐसे सिंक की कल्पना की जिसका ताप क्या है? उसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए लेकिन उसका ताप नियत रहता है, अर्थात ताप T2 था तो T2 ही रहेगा, अर्थात समतापीय प्रक्रम में कार्य हुआ। कहाँ हुआ? समतापीय प्रक्रम में। समतापीय प्रक्रम में हुआ तो देखिए फिर हमारे पास थर्ड में समतापीय प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में कार्य। वो कार्य क्या रहा हमारे पास? देखिए दाब P3 से P4 हो गया, आयतन हो गया V3 से V4, ठीक है, ताप T2 से T2 रहा, ठीक है। तो समतापीय प्रक्रम में आयतन में परिवर्तन V3 से कहां तक रहा है? V4 तक। उस कंडीशन में जो कार्य रहेगा वो W हमारे पास 3, वो रहेगा हमारे पास 2.303 N R और T यहाँ पर ताप क्या है? T2, ठीक है। और हमारे पास रहेगा लॉग, मानी V2 अपॉन V1, इसका मतलब है V4 बटे V3। ये इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद में हमने उसको वापस स्टैंड पर रखा और स्टैंड पर रखकर उसको प्रारंभिक अवस्था पर ले आए। जहां पर प्रारंभिक अवस्था में थी उसको वापस से, माने P4, P3 और V4, P4 और V4 से हम खा लेंगे P1 और V1 अवस्था पर, अर्थात जो कार्यकारी पदार्थ सिलेंडर को वापस उस स्थिति पर ले गए जहां पर हम प्रारंभ में थे। उस कंडीशन में क्योंकि स्टैंड पर रखा तो कैसा प्रक्रम रहा? रुदोष प्रक्रम। तो रुदोष प्रक्रम में कार्य क्या रहेगा? फिर देखिए रुदोष प्रक्रम में कार्य, रुद्रोष प्रक्रम में कार्य। रुद्रोष प्रक्रम में जो कार्य रहेगा W4, वो हमारे पास रहेगा R, और हमारे पास रहेगा 1 माइनस गामा, और हमारे पास अब देखो ताप में T2 से कहां पर चले गए? T1 पर, प्रारंभिक अवस्था में चले गए। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा? T2 माने T1 माइनस T2। ये समीकरण नंबर क्या है? हमारे पास 4 समीकरण।
ये समीकरण 4 है। इस प्रकार एक चक्रीय प्रक्रम में गुजारते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, तब उसके द्वारा किया गया कुल कार्य ज्ञात करते हैं। कुल कार्य ज्ञात करते हैं उस कंडीशन में। तो कार्नो नामक के जो वैज्ञानिक थे उसने दाब और आयतन के मध्य ग्राफ खींचकर ऐसा चक्रीय प्रक्रम बनाया और उससे गुजारकर वापस प्रारंभिक अवस्था में आया, तब किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना रहेगा, इन सभी का योग हो जाएगा कुल कार्य चक्रीय प्रक्रम में। प्रक्रम में कुल कार्य चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य है W बराबर से हमने मान लिया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से मान रखने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए कुल कार्य W बराबर से हमारे W1 का मान है 2.303 nRT1 और हमारे पास है log V2 अपॉन V1 प्लस दूसरा कार्य है हमारे पास R1 माइनस गामा और है T2 माइनस T1 प्लस V3 W3 है 2.303 nRT2 log हमारे पास V4 बटे V3 और प्लस हमारे पास W4 है, इसको प्लस W4 देखिए हमारे पास W4 का मान है R1 माइनस गामा T1 माइनस T2, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका जो माइनस में लिख देता हूं माइनस R1 माइनस गामा और T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें से देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है R1 माइनस गामा T2 माइनस T1 R1 माइनस गामा T2 माइनस T1, तो ये पूरी संख्या हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो बचा है वो क्या है, देखिए W बराबर से हमारे पास है 2.303 nR, अगर इसमें से वैसे लिख लो, चलो 2.303 nRT1 log V2 अपॉन V1 और प्लस है इसमें से देखो, चलो एक और वैसे 2.303 nRT2 log V4 बटे V3, ये हमारे पास कार्य बचा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ देखिए अब आगे हमारे पास W बराबर क्या है, देखो W बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 nRT1 log हमारे पास है V2 अपॉन V1 और देखो इसमें से अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी है इसको अगर चेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस 2.303 nR और T2 और log इसको लिख सकते हैं V3 बटे V4। ये समीकरण नंबर हमने इसको 5 दे दी। क्या दे दी हमने, समीकरण नंबर 5। उसके बाद में अब हमारे पास देखिए जब हमें A से B तक गए तब कैसा प्रक्रम था, समतापीय प्रक्रम। तो समतापीय प्रक्रम में देखिए समतापीय प्रक्रम में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समतापीय प्रक्रम में होता है P1 V1 बराबर से P2 और V2। समतापीय प्रक्रम में ये होता है P1 V1, क्योंकि ताप समान हो गया तो R नियत है, तो ऐसे लिख सकते हैं जनरली। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमने इसको था, ये समीकरण नंबर कौन सी है, 6। ठीक है,
दूसरा बी से सी तक गए तब हमारे पास कौन सा प्रक्रम हुआ, रुदोष प्रक्रम। तो रुदोष प्रक्रम में, रुद्रोष प्रक्रम में अवस्था समीकरण, ये भी अवस्था समीकरण ही कह सकते हैं इसको भी, और ये भी क्या है, अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण। रुदोष प्रक्रम में अवस्था समीकरण थी हमारे पास P1 V1 की पावर गामा बराबर से P2 V2 की पावर गामा, सॉरी यहां पर हमारे पास P2 है तो P2 V2 की पावर से P4 P3 और V3 की पावर गामा, क्योंकि हम इस प्रकार लिख सकते हैं रुदोष प्रक्रम में। रुदोष प्रक्रम में अवस्था समीकरण ये थी हमारे पास, ठीक है। ये समीकरण नंबर कौन सी है, 7, ठीक है। फिर हमें सी से डी तक गए तो कौन सा प्रक्रम रहा, समतापीय प्रक्रम। सी से डी जाने पर समतापीय प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में अवस्था समीकरण कह सकते हैं, अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण हमारे पास रहेगी, देखो P3 से हम खाएंगे P4 और V4 तक, ठीक है। ताप समान है तो अवस्था समीकरण ऐसे लिखेंगे। अगर क्या है, रुदोष प्रक्रम में है तब हम ऐसे लिखेंगे। फिर डी से खाएंगे वापस ए पर, डी से ए पर जाने पर रुदोष प्रक्रम रहा, तो रुदोष प्रक्रम में, रुद्रोष प्रक्रम में अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण, ये समीकरण नंबर 8 था। और देखिए हमारे पास अवस्था समीकरण रहेगा P4 V4 की पावर गामा बराबर से P1 V1 की पावर गामा, समीकरण नंबर 9, ये समीकरण नंबर 9 है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए आगे देखो हमारे पास क्या रहता है, समीकरण 6, 7 और 8 और 9 का गुणा करने पर, समीकरण 6, 7, 8 व 9 का गुणा करने करते हैं तब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की राशियों के एक साथ गुणा करेंगे और राइट हैंड साइड की राशियों को एक साथ गुणा करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की राशि है P1 V1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की राशि कर लेते हैं P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। फिर देखिए P3 V3, फिर देखिए P4 V4 की पावर गामा बराबर से हमारे पास राइट हैंड साइड देखते हैं P2 V2 P3 V3 की पावर गामा, ठीक है। फिर देखिए आगे हमारे पास आता है P4 V4 और लास्ट में है हमारे पास P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा, ये हमारे पास बचा है। देखिए आगे अब देखो P1 P2 P3 P4, इधर भी हमारे पास P1 P2 P3 P4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या तो एक बार ऐसे कर देता हूं P1 P2 P3 P4, ठीक है, ये तो एक साथ। और हमारे पास V की पावर यहाँ पर 1 प्लस गामा प्लस 1 प्लस गामा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये P1 है, देखिए P1 और ये क्या है V2 की पावर गामा है, ठीक है। तो इसमें देखो आप P1 इसको ऐसे लिखेंगे V1 V2 की पावर गामा V3 और V4 की पावर गामा बराबर से इधर को लिख सकते हैं P1
P2 P3 P4, ठीक है। एक तो ये लिख दिया, इधर को हमने लिख दिया V2 V3 की पावर गामा, V4 और V1 की पावर गामा। ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया ऐसे ही, ठीक है। इसको अब हमारे पास जो बचा है उसमें देखिए हमारे पास क्या बचा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V3, देखो इसमें हम ऐसे लेते हैं, इधर को ले लेते हैं कुछ राशियां, देखो V3, ठीक है, V3 और V1 इधर को रख लेते हैं और इनको इधर को ले जाते हैं, तो इधर को हमारे पास देखिए ये बचा है V2 V3 की पावर गामा और V4 की पावर 1 और V1 की पावर गामा बटे हमारे पास इसको ले जाते हैं V1 V2 की पावर गामा और V4 की पावर गामा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, हमारे पास V2 की पावर क्या है, गामा, और यहाँ पर V2, तो ऊपर ले जाएंगे तो देखिए हमें इसको लिख सकते हैं V1 V3 बराबर से इसको लिख सकते हैं V2 की पावर 1 माइनस गामा। इसमें देखो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, V3 को इधर ले लो, तो V3 को हमने नीचे ले लिया, V3 की पावर क्या है, गामा, और V1 है, V1 की पावर कितनी है, गामा, इधर इसको लिया तो V4 की पावर गामा है, तो V की पावर 1 माइनस गामा V4, तो देखो V1 की पावर 1 माइनस गामा V3 की पावर 1 माइनस गामा बराबर से V2 की पावर 1 माइनस गामा V4 की पावर 1 माइनस गामा। देखिए सबन की पावर क्या है, समान है, समान है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, देखो पावर समान है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 और V3 उसकी पावर क्या है, 1 माइनस गामा बराबर से V2 V4 उसकी पावर भी क्या है, 1 माइनस गामा। तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, समान है, तो इसलिए या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो V2 अपॉन V1, देखो हमारे पास क्या बचा है, अभी ये बचा है V1 V3 बराबर से V2 V4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V2 बटे V1 बटे V1 बराबर से हमारे पास V3 बटे V4, ये हमारे पास बचा है। ये समीकरण नंबर कौन सी है, समीकरण नंबर 10, ये क्या है, समीकरण नंबर 10 है। अर्थात समीकरण नंबर 10 क्या है, V2 बटे V1 को क्या ले सकते हैं, V3 बटे V4, इसके बराबर है। ये मान समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, माने V3 बटे V4 की जगह क्या रख सकते हैं, V2 बटे V1। बंद कर दिया क्या, बंद। देखिए आगे समीकरण, हाँ देखिए आगे समीकरण 5 में समीकरण 10 से मान रखने पर, समीकरण 5 में 10 से मान रखने पर, मान रखने पर 10 से मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए कार्य W बराबर क्या था, 2.303 nRT1 log V2 बटे V1 माइनस 2.303 nRT2 log, अब यहाँ पर V3 बटे V4 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 बटे V1, ठीक है। अब हमारे पास W बराबर कार्य है वो क्या है, 2.303 nR, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया हमारे पास, और हमारे पास बचा है T1 माइनस T2, ठीक है ना, और लॉग, इसको लॉग को इधर ले सकते हो या इधर ले लो आप, चलो इधर ही ले लेता हूँ, लॉग V2 बटे V1, और हमारे पास बचा है T1 माइनस T2। ये समीकरण नंबर 11
एक चक्रीय प्रक्रम में किए गए कुल कार्य को व्यक्त करता है। समीकरण 11 कार्नो ऊष्मा इंजन में किए गए कुल कार्य को व्यक्त करता है। उसके बाद में देखिए कार्नो ऊष्मा इंजन ने क्या किया, इसकी दक्षता ज्ञात की। तो दक्षता क्या होती है, कार्नो ऊष्मा इंजन की दक्षता मानी किया गया कार्य, कार्नो ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नो ऊष्मा इंजन की दक्षता ये होती है किया गया कार्य व प्रारंभिक कार्य, ठीक है ना, वह ऊष्मा गतिकी में मानी ली गई ऊष्मा के कारण किया गया कार्य, प्रारंभिक कार्य कह देते हैं। प्रारंभिक कार्य अर्थात समीकरण 11 और समीकरण नंबर कौन सी वो थी हमारे पास, समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं। तो मान रखते हैं तो हमारे पास दक्षता को ईटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ईटा से। ईटा बराबर से हमारे पास है 2.303 NR और हमारे पास है log V2 बटे V1, ठीक है, और ये हमारे पास है T2 माइनस T1 माइनस T2, ठीक है, अपॉन नीचे हमारे पास समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं 2.303 NR log V2 बटे V1 और क्या था हमारे पास T1, ठीक है, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो दक्षता है ईटा वो रहेगी, देखो T1 माइनस T2 बटे T1 अर्थात हमारे पास रहेगी 1 माइनस T2 बटे T1। ये दक्षता को व्यक्त करता है। प्रतिशत दक्षता के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दक्षता है। दक्षता या हम कह सकते हैं ऊष्मा में परिवर्तन व प्रारंभिक ऊष्मा के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, दक्षता। दक्षता किस पर निर्भर कर रही है, देखो T2 बटे T1। जब T2 का मान यदि 0 है अर्थात सिंक को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप 0 है तो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, तब उसकी दक्षता 100% हो सकती है, जो ऐसा संभव नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।